तो दोस्तों एक बार फिर मैंने नई ऑडियो स्टोरी लेकर आया हूँ। कन्नौज की लड़ाई, संयोगिता का स्वयंवर, राजा पृथ्वीराज का विवाह। इसमें दोस्तों राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस स्टोरी के लास्ट तक बने रहें और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज मिल पाएगा कि आल्हा में संयोगिता का विवाह कैसे हुआ और किस किस के बीच में युद्ध हुआ और किन किन राजाओं की मृत्यु हुई। संयोगिता स्वयंवर, कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज नैनी सारण्य के पास बसा है। वहाँ के राजा अजयपाल के जयचंद और रतिभान दो पुत्र हुए थे। जयचंद राठौर वंशी राजपूत थे। उनकी पुत्री संयोगिता जब विवाह योग्य हुई तो अपने दरबारियों की सलाह पर उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रचने का निश्चित किया। उन्होंने दूर दूर तक के राजाओं को न्योता भेज दिया। दिल्लीपति पृथ्वीराज को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की माताएं बहनें थीं। जयचंद की मां बड़ी थी, परंतु राजा अंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की राजगद्दी का वारिस बनाया था। वैसे भी पृथ्वीराज 12 वर्ष की आयु तक वन में ही एक आश्रम में पले बढ़े थे। अतः कन्नौजपति राजा जयचंद उसे अपने से हीन मानता था। इसके विपरीत उनकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज को मन से पसंद करती थी। दिल्ली की एक नृत्यांगना उनकी दासी थी, जिसने संयोगिता को पृथ्वीराज की बहादुरी के कई किस्से सुनाए हुए थे। स्वयंवर का मंडप सजाया गया। मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पृथ्वीराज का मित्र चंदवरदाई नामक भाट वहां पहुंचा। उसने पृथ्वीराज के इस अपमान को सहन नहीं किया और मन ही मन दुखी हुआ। इधर संयोगिता आभूषणों से सजी हुई सखियों के साथ पूरे मंडप से घूमकर लौट आई। द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर वरमाला मूर्ति को ही पहना दिया। संयोगिता तो वापस चली गई। अन्य सब राजा भी अपना अपमान सहते विष का घूंट पीकर वापस चले गए। जयचंद को जैसे ही पता चला उसे बहुत क्रोध आया। उधर चंद कवि ने पृथ्वीराज को सारा समाचार दिया। पृथ्वीराज संयोगिता की मनसा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने साथ हरि सिंह और मराठा वीर को लिया और चंद्र भाट कवि के साथ कन्नौज प्रस्थान को तैयार हो गए। अपने चाचा कान्य कुमार सिंह से कहा कि आप भारी सेना लेकर कन्नौज पहुंच जाना। मैं पहले जा रहा हूं, वहां युद्ध होना निश्चित है। पृथ्वीराज ने चंद कवि के चाकर का वेश बनाया और कन्नौज के दरबार पर पहुंच गए। दरबार स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शोभामान था। कवि चंद को दरबारी पहचानते थे। उन्हें बैठने को चौकी दी गई। चाकर बने पृथ्वीराज पीछे खड़े रहे। जयचंद को संदेह तो हुआ, परंतु बिना सबूत के पृथ्वीराज को कैसे पकड़ सकता था। राजा ने दिल्ली वाली बांदी को अपने दरबार में बुलवाया ताकि पृथ्वीराज की पहचान करके बता सके। दासी समझदार थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। वह भी पृथ्वीराज और संयोगिता को मिलवाना चाहती थी। राजा की आज्ञा से चंद कवि और दोनों साथियों का बाग में ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। चंद भाट ने महलों में सूचना भेज दी कि पृथ्वीराज बाग में पधार चुके हैं। फिर संयोगिता संग सहेली लेकर बाग में जा पहुंची। वहां जाकर पृथ्वीराज के कंठ में जयमाला पहना दी और पान खिलाकर उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज ने राजकुमारी को दिल्ली ले चलकर विवाह रचाने का आश्वासन दिया। प्रेमपूर्ण भरोसा पाकर वह महलों को लौट गई, परंतु राजा जयचंद को पृथ्वीराज के बाग में उपस्थित होने की सूचना मिल गई। राजा ने मोतियों का थाल सजाया
और 30 हाथी 200 घोड़े लेकर बाग को रवाना हो गए। चंद भाट ने संकेत किया, पृथ्वीराज खड़े हो गए। उन्होंने पान का बीड़ा जयचंद राजा को पकड़ाया और हाथ जोर से दबा दिया। भेंट तो चंद कवि को पकड़ा दी, परंतु उन्हें विश्वास हो गया कि चंद भाट के साथ चाकर नहीं, स्वयं पृथ्वीराज ही है। राजा के वापस लौटते ही पृथ्वीराज और चंद भाट बाग से निकल गए और कन्नौज के 3 कोस दूर जाकर डेरा जमा लिया। चाचा कान्ह कुमार को पत्र लिखा कि तुरंत भारी सेना लेकर कन्नौज आ जाओ। पत्रवाहक तुरंत दिल्ली चला गया। कान्ह भी सेना सहित तुरंत चल दिए और 3 दिन में कन्नौज पहुंच गए। इधर पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा तैयार किया और महल के पास नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ मछलियों को दाना डालने लगे। संयोगिता भी मछलियों को चुगाने के लिए थाल में मोती लेकर पहुँच गई। संयोगिता ने पृथ्वीराज से कहा, प्राणनाथ, आपके पास थोड़ी सी सेना है, कन्नौज की फौज को कैसे जीत पाएंगे? अतः मेरा अपहरण करके अपने साथ ले चलो। पृथ्वीराज ने कहा, चिंता मत करो, हमारी फौज 4 घंटे में पहुंच जाएगी। चुराकर नहीं, हम तुम्हें जीतकर दिल्ली ले जाएंगे। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने लंगरी राय नामक सेनापति को आदेश दिया। सेना के सभी अंग तैयार होने लगे। हरि सिंह बोले, राजकुमारी का डोला सजाकर रणखेत में रख दिया जाए, जो जीतेगा वह इसे ले जाएगा। हरि सिंह की बात सुनकर कन्नौजी सरदार लंगरी राय ने कहा, डोले की बात भूल जाओ, अब यहाँ से जीवित बचकर ही नहीं जा सकोगे। इसी के साथ दोनों सेना आगे बढ़ी। हाथी, घोड़ा और पैदल अपने आमने सामने वाले सैनिकों से भिड़ गए। दिल्ली के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। कन्नौज के सिपाही पीछे हटने लगे तो लंगरी राय ने उन्हें ललकारा, युद्ध में मर गए तो तुम्हारा नाम होगा, यदि चारपाई में पड़े ही मृत्यु हो गई तो कोई नहीं पूछेगा। लंगरी राय का ही साथी धीरज सिंह आगे बढ़ा और हरि सिंह से युद्ध करने लगा। धीरज सिंह की तलवार का वार हरि सिंह ने अपनी ढाल पर झेल लिया। चौथी बार जो उसने जोरदार वार किया तो तलवार की केवल मूठ ही हाथ में रह गई। इसके पश्चात हरि सिंह ने जवाबी वार किया। धीरज ने ढाल तो अड़ाई, परंतु गेंडे की खाल वाली ढाल ही कट गई। धीरज सिंह का सिर कटकर दूर जा पड़ा। खून के फव्वारे के साथ उसका धड़ रणभूमि में गिर पड़ा। शाम होते ही युद्ध रोक दिया गया। उन दिनों रात में युद्ध न करने की प्रथा थी। अगले दिन प्रायः जयचंद राजा ने लंगरी राय को आदेश दिया और संयोगिता का डोला सजाकर रणखेत में रखवा दिया गया और ऐलान कर दिया गया, जो जीतेगा वह डोला ले जाएगा। हमा और जमा नाम के 2 मजदूर डोला लेकर आए। राजकुमारी को सजाकर उसमें बिठाया गया और डोला मैदान में रख दिया गया। पृथ्वीराज को भी सूचना मिल गई। दोनों ओर से सैनिक डोले के पास रण को जीतने पहुंच गए। लंगरी राय ने ललकार कर कहा, किसमें दम है जो डोले को हाथ भी लगा सके? दिल्ली तक भी उसको नहीं छोड़ूंगा। युद्ध आमने सामने का था। तलवारों से तलवारें भिड़ गईं। सूरवीर कट कट कर गिरने लगे। हाथियों की सूंड कट कट कर गिरने लगी। गोविंद राय ने कन्नौज के वीरों को
डोला रखकर लौट जाने को कहा। हमा जमा मजदूर भी सैनिक ही थे। उन्होंने तलवार चलाकर गोविंद को गिरा दिया। उसने सिर कटने के बाद भी कई सैनिकों को मार गिराए। हरि सिंह ने भी हमा जमा पर तलवार का वार किया। अब लंगरी राय और हरि सिंह आमने सामने आ गए। तब हाथी सवार हरि सिंह राय ने तलवार का जोरदार वार किया और लंगरी राय रणभूमि में गिर गया। राजा जयचंद को लंगरी राय की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चिंता में पड़ गए। कन्नौज के 4 सेना नायक बलि चढ़ गए थे, जबकि दिल्ली के 3 सेनापति युद्ध में काम आए थे। फिर तो जयचंद स्वयं समर में कूद पड़ा। उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, वीरों, तुमने हमारा नमक खाया है, अब उसे हलाल करने का समय आया है। डोला दिल्ली किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। इधर राजा जयचंद युद्ध में उतरे तो उधर पृथ्वीराज ने अपने चाचा कान्हदेव को युद्ध में उतार दिया। जयचंद और कान्हदेव की सेना जबरदस्त युद्ध करने लगी। इधर पृथ्वीराज ने डोला दिल्ली की ओर आगे बढ़वा दिया था और जीत का डंका बजवा दिया। 50 कोस तक संयोगिता का डोला आगे बढ़ गया। सौरों सूकर खेत के मैदान में पहुंचा तो जयचंद फिर वहां पहुंच गए। जयचंद ने पृथ्वीराज से कहा, डोला जीत कर ले जाते तो तुम्हें वीर मानता, तुम तो चोरी से डोला लेकर भाग रहे हो। पृथ्वीराज ने डोला फिर खेत में रख दिया और पुनः युद्ध शुरू हो गया। कोई कटार चला रहा था तो कोई भाला मार रहा था, कोई कोटा बूंदी की तलवार से वार कर रहा था तो कोई भारी सांग उठाकर फेंक रहा था। तब जयचंद बोले, मित्रों, सदा समय एक सा नहीं रहता है। तुरई की बेल सदा नहीं फलती है। सावन का महीना हमेशा नहीं रहता है। पत्ता पेड़ से टूटकर फिर उस डाल पर नहीं लग पाता। मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती। अब एक बार मिली है तो यश प्राप्त करने का अवसर मत छोड़ो। लड़ते हुए युद्ध में प्राण चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। कन्नौज के वीरों ने राजा की बात सुनी और भयंकर मारकाट मचा दी। अपना पराया कुछ ना देखते हुए तलवारें चलाना शुरू कर दिया। उधर दिल्ली वाले वीर भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर चलाने लगे। जुनम्बी और गुजराती तलवारें खट खट आवाज के साथ चल रही थी। रक्त की नदियां बहने लगीं। सौरव क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। जयचंद की लाखों सेना समर भूमि में कटकर गिर गई। डोला तब तक 8 कोस आगे बढ़ गया। पृथ्वीराज जंग जीत गए। तब तक जयचंद के भाई रतिभान के पास समाचार पहुंच गया कि संयोगिता का डोला पृथ्वीराज बलपूर्वक ले गया। वह भी तुरंत सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचा। रतिभान भी अपनी हथनी, घोड़ा और पैदल सेना लेकर पहुंचा। रतिभान जब अपने हथनी पर सवार होने लगे तो अपशगुन हुआ। किसी बुजुर्ग ने टोका कि अपशगुन हो गया, कुछ समय रुककर प्रस्थान करना। रतिभान ने कहा, पंडित जी, मैं क्षत्रिय हूँ। जो बनिए ब्राह्मण सिर पर मुकुट पहनकर धूमधाम से बारात ले जाते हैं, शकुन अपशगुन का विचार उनके लिए है। क्षत्रिय युद्ध के लिए पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटते, चाहे प्राण रहे या ना रहे। हमारे लिए अपशगुन का कोई महत्व नहीं। क्षत्रिय का तो धर्म ही यही है कि दाव लगे तो चूके नहीं, शत्रु को तुरंत मार देना चाहिए। अपनी कथनी कच्ची पड़ जाए तो शत्रु को ना मारने की कसम खाकर भी मार ही दो, छोड़ो मत। रतिभान ने जाकर डोला रोक दिया।
मुकुंद ठाकुर डोला के रक्षक ने कहा कि डोला तो अब दिल्ली जाकर ही रहेगा। तब रतिभान ने वही बात कही, पहले डोले को खेत में रख दो, फिर जो युद्ध में जीतेगा वही डोला ले जाएगा। मुकुंद ठाकुर ने ललकार स्वीकार की, डोला खेत में रख दिया और दोनों दलों में भारी युद्ध शुरू हो गया। मुकुंद ठाकुर ने भाला चलाया, परंतु रतिभान ने वार को बचा लिया। फिर मुकुंद ने तलवार खींच ली और चेहरे पर वार किया। रतिभान ने ढाल से वार को रोक लिया, इधर तलवार टूट गई। ठाकुर ने सोचा, जिस तलवार से हाथियों के सूंड काटे, घोड़ों के पांव काटे, ढालें, आज वह धोखा दे गई। फिर रतिभान ने पलटकर वार किया। मुकुंद ठाकुर डोले पर ही झूल गए। उनके गिरने से पृथ्वीराज कुछ घबराए। मुकुंद ठाकुर जैसे वीर का इस अवसर में मारा जाना बहुत ही दुखद है। पृथ्वीराज की ललकार से दिल्ली के योद्धा फिर डोले पर जूझ पड़े। दिल्ली केवल 8 कोस दूर रह गई थी। रतिभान ने बड़े बड़े शूरवीरों को मार दिया था। पृथ्वीराज को चिंतित देखकर कान्यदेव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जब तक शरीर में प्राण है युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए कान्यदेव ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया। कान्यदेव ने फिर डोला खेत में रखवा लिया और युद्ध होने लगा। रतिभान ने सांग उठाकर मारी, कान्यदेव ने ढाल अड़ा दी और वार बचा लिया। रतिभान ने फिर अपनी तलवार से वार किया तो कान्यदेव की ढाल फट गई और मस्तक पर घाव लगा। फिर कान्यदेव ने पृथ्वीराज को चिताया, बोले, मेरे मस्तक पर टाँके लगाकर पट्टी कर दो, मैं अभी युद्ध करूँगा। तब पृथ्वीराज ने कमान खींची और तीर चलाया। फिर कान्यदेव रतिभान से जा भिड़े। कान्यदेव की तलवार का वार अब भी वार खाली ना गया। रतिभान का शरीर निष्प्राण होकर गिर गया। तब तक डोला दिल्ली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। अब चंद कवि पृथ्वीराज और जयचंद ही जीवित बचे। दोनों तलवार खींचकर झपटने को तैयार थे तो संयोगिता ने डोले से बाहर निकलकर अपने पिता जयचंद से विनती की, हाथ जोड़कर, अब बहुत हो चुका, राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी हैं, इन पर हाथ उठाना, मुझे विधवा बनाना है। जयचंद रुक गया तो संयोगिता ने पृथ्वीराज से भी विनती की, मेरे पिता पर भी अब वार मत करो, डोला दिल्ली पहुंच गया है, अब आप इन्हें कन्नौज लौट जाने दें। राजा जयचंद कन्नौज के लिए वापस चल पड़े। संयोगिता का डोला महल में उतर गया। दिल्ली के राजमहल में संयोगिता का भव्य स्वागत किया गया। यदि संयोगिता यही विनती अपने पिता से पहले कर देती तो इतने वीर नहीं मरते, इतने परिवार बर्बाद नहीं होते। झूठी शान के लिए इतनी सेना को मरवाना कहाँ उचित है। इस प्रकार राजा पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह संपन्न हुआ।